अगर आप इस पृष्ठ पर ये दोनों छंद पढ़ें तो यूपीए, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कहा है नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द थर्ड जनरल इलेक्शंस। 3B पढ़ें तो उन्होंने कहा, प्रस्ताव दिया, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द थर्ड जनरल इलेक्शन। अर्थात आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women and SC/STs in the third general election, no seat shall be reserved for women in the third general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। फिर इनका ये वक्तव्य कि आप अभी क्यों नहीं कराते। महोदय, हम जानते हैं कि संविधान को छिन्न भिन्न करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन आज अगर आप इसी गरिमामय संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें, 82, ये किताब नहीं है संविधान का मेरे हाथों में, तो आपके लिए किताब होगी, हमारे लिए पूजनीय है, संविधान है ये। आर्टिकल 82, और आपकी अनुमति से पढ़ना चाहती हूं। Upon the completion of each census, allocation of seats in the House of the People to the states and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published. तो क्या ये विपक्ष के नेताओं का मत है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया इंगित है संविधान में, उसकी अवहेलना हो? Should we not abide by the Constitution? Is that the position taken by leaders of the opposition parties? That is my humble suggestion and submission. फिर यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज़्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से महोदय आग्रह करना चाहती हूं कि ये भारत वो भारत है जहां पर आज लोगों के पास व्यवस्थाएं डिजिटली भी पहुंची हैं, और इसीलिए हमारे देश के नागरिक जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है,
उस भ्रम में ना फंसे, इसलिए तथ्यों का रिकॉर्ड पर आना उचित है। जो आज इस सभागार में बिना पीठ की अनुमति के आते ही एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो महिला के साथ विधानसभा में क्या आचरण करने का इनका इतिहास है। ऐसे लोग आज महिला की मर्यादा पर टिप्पणी ना करें तो इस सदन की शोभा बढ़ेगी। जो जानना चाहते हैं साफ साफ क्या बोलना चाह रही हूं, वो ये कि राष्ट्र सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समर्थन देती है। राष्ट्र की महिलाओं के संवैधानिक सशक्तिकरण में अगर विपक्ष रोड़ा ना बने तो हम कृतज्ञ होंगे। महोदय, आज जिन लोगों ने इसको जुमला कहा और कहा कि हम चिट्ठियां लिख रहे थे इसलिए काम हुआ, कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस सरकार में प्रधान सेवक ऐसा कि इतने विराट दिल का कि आप उनके साथ पक्षपात करते रहे। जब आपके साथ सत्ता थी आप बार बार उनका अनादर अपमान करते रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर आपके हर कम्युनिकेशन को पढ़ा, आपसे चर्चा की। मैं स्तब्ध हूं कि आज जिन लोगों ने व्याख्यान किया महिला सशक्तिकरण का, वो ये भूल गए कि सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कब का ये गुलिस्तां हो चुका होता और हम जो साल 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेवा के लिए अनुग्रहित भाव से इस सदन में आए, हमने तब से लेकर अब तक महिला उत्थान के लिए विभिन्न इकाइयों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए। इस सदन में महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बनाने की बात हुई, इस सदन में महिला को किस प्रकार से घर दिलवाया उसकी बात हुई, लेकिन महिला सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एकमात्र टर्म से संबंधित, योजना से संबंधित संकल्प नहीं। जब से उन्हें भारतीय राजनीति में राष्ट्र की, प्रदेश की अपनी सेवा करने का मौका मिला, तब से उन्होंने कहा कि मातृशक्ति गवर्नेंस का केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के माध्यम से प्रदेश और देश विकसित हो पाएगा। उसके आपके सामने 2-3 उदाहरण रखना चाहती हूं। एक, साल 2006 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने जेंडर इक्विटी की पॉलिसी बनाई, लेकिन मात्र पॉलिसी तक सीमित नहीं रहे, अपने 10 अलग अलग विभागों के माध्यम से उन्होंने जेंडर बजट को भी प्रस्तुत किया। और जो आज कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, तो मुद्दे की बात ये कि जब उनकी सरकार थी तो जेंडर बजट की दृष्टिकोण से साल 2013-14 का आंकड़ा था 90,000 करोड़ और मोदी की सरकार में 23-24 का जेंडर बजट अगर आप देखें तो वो है 2,23,000 करोड़। ये मुद्दे की बात पर आना चाहते हैं। मुद्दे की बात ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तब उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। ड्रॉप आउट रेट 18% था, प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ड्रॉप आउट रेट 1% हुआ और आज प्रधानमंत्री की जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए अलग से फंड का, जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रावधान करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये कहते हैं मुद्दे पर आओ, तो मुद्दा ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने ई ममता एक कार्यक्रम शुरू किया ताकि गर्भवती माताएं, बच्चे उसके माध्यम से सरकारी व्यवस्था से उनका बेनिफिट ट्रैक हो सके, कौन वंचित है उस तक हम पहुंच सके। और आज नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार पोषण ट्रैकर के माध्यम से देश के 7.5 करोड़ बच्चे और 2.5 करोड़ महिलाओं को पोषण अभियान के माध्यम से डिजिटली सेवा पहुंचाई जाती है। ये कहते हैं मुद्दे की बात पर आओ, तो मुद्दा ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने मां वात्सल्य योजना की शुरुआत की, जहां महिलाओं को लगभग 1.5 लाख रुपए के माध्यम से जिनकी एनुअल इनकम थी उनको 4 लाख से ज्यादा की मेडिकल ट्रीटमेंट सरकारी व्यवस्थाओं में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज आयुष्मान भारत योजना के चलते 10 करोड़ गरीब परिवार, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को सुविधा, 24,000 से ज्यादा अस्पतालों में, 1,60,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा देने वाली सरकार मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। इसलिए जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मात्र आज एक चुनावी मुद्दा है, उनसे कहना चाहती हूं, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आपने नरेंद्र मोदी जी पर कई आक्षेप किए राष्ट्र के नवनिर्माण में, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो धारा 370 को हटाने की बात हो, हर विषय पर, जीएसटी पर भी न सिर्फ व्यवधान किया बल्कि व्यवधान के बाद जब इस सदन ने उन कानूनों को पारित किया तो आप एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कोर्ट में चुनौती देते गए, कोर्ट में भी हारे, पीपल्स कोर्ट में भी हारे। इस बार लोग कहते हैं कि 27 साल नहीं, अगर आप जनसंघ की पृष्ठभूमि देखें तो 1974 से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार कहा कि आप संवैधानिक ढांचे की मर्यादा में महिला का आरक्षण गारंटी करें। मोदी आज इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो वंचित है वो अधिकार गारंटी कर रही हैं। और इसीलिए पूरे सदन से विनम्र आग्रह है कि एक साइंटिफिक पद्धति से संविधान का संरक्षण करते हुए जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है, वाकई में अगर आपकी रुचि महिला को पॉलिटिकली सशक्त करने की है तो आप इस अधिनियम का समर्थन करें। अंत में कुछ लोगों ने अपने वक्तव्यों में ये भी कहा कि आप रैंकिंग देख लीजिए। मैं उस पर एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूं महोदय। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में वो महिला जो भारत की पंचायतों से जीत कर आती है, उस महिला का न सम्मान होता है न उसकी गणना होती है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में वो महिला जो विधानसभा या विधान परिषद में चुनकर आती है, उस महिला की भी गणना नहीं होती, उसकी भी गिनती नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में जो महिला लोकसभा में, राज्यसभा में चुनकर आती है, उसकी भी गणना नहीं करते। वर्षों वर्ष से चला आ रहा था सिलसिला। मोदी सरकार ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया और लिखित में उनसे जवाब दिया कि हाँ, अब हम हिंदुस्तान की
पंचायतों में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, विधानसभा में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, लोकसभा में जीतने वाली, राज्यसभा में हमारी जो महिलाएं सेवा दे रही है उनकी गिनती करेंगे। वी हैव मेड विमेन काउंट एंड इट इज टाइम for you to step up in the opposition and not mere reduce your words to paper, to speech, but speak with action and support Nari Shakti Vandan Adhiniyam. धन्यवाद। Thank you. तो आप देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आपने सुना और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जवाब दिया है और हर वो सवाल जो कि विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है उस पर जवाब स्मृति ईरानी दिया है। और जो बड़ी बातें कही गई वो आपको हम बता रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से SC ST OBC को, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की मांग की जा रही है। ये तमाम मांगे रखी जा रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, ये स्मृति ईरानी ने कहा है, क्योंकि कई विपक्षी दल है जो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे। संविधान छिन्न-भिन्न करना कांग्रेस की आदत, ये कहा जल्दबाजी में संविधान का उल्लंघन कर दे। ये सवाल भी पूछा गया क्योंकि ये कहा गया कि 2024 में ही इसको लागू कर देना चाहिए। विपक्ष की भ्रमित करने की लगातार कोशिश है। यह भी केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया, संविधान में धर्म आधारित आरक्षण वर्जित है। ये तमाम जो बातें कही, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, ये बड़ी बात विपक्ष को जवाब दिया गया। सुनिए आप क्या कहा गया। हम जानते हैं कि संविधान को छिन्न भिन्न करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन आज अगर आप इसी गरिमा में संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें, 82 ये किताब नहीं है संविधान का, मेरे हाथों में, तो आपके लिए किताब होगी, हमारे लिए पूजनीय है, संविधान है ये। आर्टिकल 82 और आपकी अनुमति से पढ़ना चाहती हूं। Upon the completion of each census, allocation of seats in the House of the People to the states and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published. तो क्या ये विपक्ष के नेताओं का मत है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया इंगित है संविधान में उसकी अवहेलना हो? Should we not abide by the Constitution? Is that the position taken by leaders of the opposition parties? That is my humble suggestion and submission. फिर यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज़्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आपने सुना। इससे पहले महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी ने लोकसभा में बयान दिया। सोनिया ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन देते हुए कहा कि यह बिल राजीव गांधी लाए थे। सोनिया ने पूछा महिला आरक्षण में आखिर देरी क्यों हो रही है। सोनिया गांधी ने साथ ही जाति जनगणना की मांग भी की है। महिला आरक्षण जल्द से जल्द लागू हो, यह मांग सोनिया गांधी की तरफ से कही गई। और क्या कहा गया आप देखिए। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे।
उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि संभव भी है। और वहीं सोनिया गांधी पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से बड़ा आरोप लगा दिया गया। आज सोनिया जी ने कॉलर पकड़ा था, ये निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया। संसद में कॉलर पकड़ लिया था। निशिकांत दुबे ने यह कहा, सोनिया ने सांसद यशवीर सिंह का कॉलर पकड़ा। मैंने कहा था आप यहां की तानाशाह रानी नहीं है। क्या कहा आप देखिए निशिकांत दुबे ने। 2011 और 2013 में 2 भयंकर घटना हुई इसी बिल में। 2011 में जब 2010 में यह बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा। 2 बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यहीं वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में इसी लोकसभा में सर सबसे पहले बिल में
यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं हैं, आप यहां की रानी नहीं हैं, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। और महिला आरक्षण बिल पर अनुप्रिया पटेल का भी बयान सामने आया। पिछली सरकार बिल पास नहीं करा पाई, ये अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया। हालांकि ओबीसी आरक्षण के मसले पर भी अनुप्रिया पटेल ने बोला और कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी गंभीर है। कांग्रेस ने ओबीसी पर पहले बात आखिर क्यों नहीं की, ये सवाल भी पूछा। जातिगत जनगणना की चिंता सरकार कर लेगी, क्या कहा गया आप देखिए। जो हमारे पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करने का। अध्यक्ष जी, ये विषय गंभीर है और ये जो चिंता है वो नाजायज़ भी नहीं है, इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाएं एक जैसा ग्रुप नहीं है, एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। महिलाएं एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, क्योंकि महिलाएं अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय से आती हैं, और उनकी जो लिटरेसी लेवल्स होते हैं, जो उनकी शिक्षा का स्तर होता है, वो भी अलग अलग होता है। और हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें जो हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं, निश्चित रूप से वो हाशिए पर हैं और उनके लिए चुनौतियां अलग किस्म की हैं, उनके लिए चुनौतियां अधिक भी हैं, और इसलिए उनके लिए ज़्यादा संरक्षण की मांग भी समय समय पर होती रहती है। हमारी सरकार के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले इन 9 वर्षों में हुए हैं, और एक सहयोगी दल की नेता होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे, और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे। और आप देखिए, महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया। जातिगत जनगणना की समय सीमा सरकार बताए, 10 साल के बाद सरकार को महिलाओं की याद आई है। ये तमाम बातें कही है जब संसद में उन्होंने बोला। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब। मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ साथ सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। और चलिए सीधा रुख करें लोकसभा का। हरसिमरत कौर इस वक्त बोल रही हैं। आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रही है लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप डेट बताइए ना, आप कब तक देंगे। कारण ये निशिकांत जी कहते हैं कि 2 साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था। तो भैया चाइना ने कैसे कर लिया,
यूके ने कैसे कर लिया? आप तो विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता। इसका जवाब क्यों नहीं देते? ऐसे फालतू के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। 2 साल से सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन का, और यही कारण है सर कि ये जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। हर सरकार आती है इलेक्शन से पहले ये औरतों के वोट लेने के लिए। मैं तो यही कहूंगी कि इसी कारण करके अब स्टैटिस्टिक्स को आप देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप 23 रिपोर्ट कहती है इंडिया इज 127 आउट ऑफ 146 नेशन। भूटान और नेपाल और चाइना से भी पीछे हमारे देश है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 22, इंडिया इज 122 आउट ऑफ 164। कहते हैं 2 साल लग जाएंगे जब तक ये जेंडर इक्वालिटी होएगी सर। और सर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्यों इस सदन में इस चीज़ों के बारे क्यों नहीं कभी चर्चा होती है? पिछले 5 साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 26% बढ़ा है। इसीलिए तो सब मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और 3 महीने तक सरकार मुंह नहीं खोलती, आखिर में नो कॉन्फिडेंस मोशन करके ही मुंह खोलती है। हरियाणा का मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड है, लेकिन कैबिनेट स्टेटस में अभी इंजॉय कर रहा है। वुमेन रेसलर्स जो इतने बड़े बड़े हमारे मेडल लेके आती हैं, महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे हैं। और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को तो संस्कारी कह के इनके जो लीडर्स हैं स्टेज पे चढ़ा के उनको मान देते हैं। सो दिस हाउस 306 MPs have criminal cases like love, rape, murder and kidnapping. 45% of them are from the ruling party. ये बेटी बचाओ है, तो बोलना क्या है करते हैं सर? लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री इज 65%, 20% lower, 20% lower than the global average, sir. And health तो क्या है? India is the last in the global gender gap index of health and survival index, last out of all the nations, sir. So sir, आपके देश में लॉकडाउन आप घंटों में कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोटबंदी घंटों में चुटकी में मार के कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी GST ला सकते हैं, तो ये वुमन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला सकते? ये क्यों नहीं ला सकते? इसका जवाब दे कि 9.5 साल से क्यों नहीं लेके आए, और अब जब लाए हैं तो ये अगले इलेक्शन से इंप्लीमेंट आप क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब दे। सब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम तो SGPC हमारे सिखों के गुरुओं के टाइम से हमेशा, हमारे पहले गुरु ने 550 साल पहले बोला था औरतों को सत्कार्या सो क्यों मंदा खिज जमे राजान। हमारे सेकंड गुरु ने विमेन लिटरेसी को इनकरेज किया। हमारे थर्ड गुरु ने सती जैसी प्रथा, फीमेल चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम सब बैन किया। हमारे फोर्थ गुरु ने डाउरी के खिलाफ हमें सिखाया, और हमारे 10th गुरु ने जब खालसा पंथ बनाया तो माता साहेब कौर से पतासे डाल के पूरे पंथ को बोला कि औरत तुम्हारी माँ की तरह है। और इसीलिए हमारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो ओनली इन द वर्ल्ड, द ओनली इंस्टीट्यूशन which is voted by the Sikhs to run it, gave voting rights to Sikh women in 1925, even before the country got its independence. हमने अपनी औरतों को voting rights हमारी community ने दी थी। And sir, this is Shromi Akali Dal is the first party in the country. In 2012, we made the first finance minister. Yes, please conclude. इतने बड़े होके बाद में लेके आए, उससे पहले तो हम लेके आए हैं। So sir, being a woman, I definitely support this bill, but I will end by saying कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करो। वोट No, you can't show the placards. महिला को उसका हक दो। मोहम्मद बशीर जी। जो हक देना है तो कोई बात होती है, नहीं तो जैसे से जुमलाबाजी है तो फिर जुमले में तो डबलिंग फार्मर्स इनकम, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, अच्छे बशीर जी। 15 लाख, बहुत सुन लिया, और ये एक और जुमला Sir, thank you very much. Sir, thank you Yes, very much please. for giving me this opportunity, sir. तो शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाया कि आखिर जो आगामी चुनाव है इससे पहले इसको लागू क्यों नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे सवाल विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से उठाए गए। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते। Implement the reservation bill immediately based on today's voters list. Send 33% women to parliament. Send 33% women to parliament in 2024 from the BJP, the way our party has done. Support us unreservedly. In conclusion, I can only echo the poet Rihanna Ruhi's words. दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। हम भी लोगों की तरह जीने का हक मांगते हैं, इसको बगावत का ऐलान ना समझा जाए।
तो महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत से जुड़ी महिलाओं में काफी उत्साह तो है ही। बॉलीवुड और हर सेक्टर से जुड़ी महिलाएं भी इस बिल के पेश होने पर जमकर जश्न मना रही हैं। कल बिल पेश होने के दौरान कंगना रनौत और ईशा गुप्ता संसद भवन में मौजूद थी, तो आज चर्चा के दौरान भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, डॉली सिंह और शिबानी बेदी जैसी सेलिब्रिटीज भी संसद भवन पहुंची हैं। ये तस्वीर देखिए, हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिला खिलाड़ी मिताली राज, मैरी कॉम भी इस दौरान अनुराग ठाकुर के साथ नजर आई। जी, बहुत ही गर्व का मोमेंट है हमारे लिए कि जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की चर्चा चल रही है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसकी चर्चा चल रही है और हमें आने का मौका मिला। आपका रिकॉर्ड नहीं हो रहा? अच्छा, और हमें आने का मौका मिला। तो एज अ मॉडर्न इंडियन वुमन हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब औरतें इन प्लेसेस ऑफ पावर होंगी तब डिबेट्स में, पॉलिसीज में, लॉ मेकिंग में एक फीमेल गेज होगी, जिसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। औरतों का जमाना अब है और चल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि हम हमारे कास्ट के साथ यहाँ पर। चर्चा तो बहुत अच्छी चल रही है एक्चुअली, है ना। बहुत अच्छा कदम लिया गया है। रिजर्वेशन की तो बहुत जरूरत है। मतलब नारी नेतृत्व का और नारियों का आगे बढ़ने का बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बहुत खुशी फील हो रही है। और यहाँ पे आके नया पार्लियामेंट देखने को भी बहुत अच्छा मौका मिल गया और एक सेशन भी हमने अटेंड किया, जो कि बहुत अच्छा, एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जिसे बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि जमाना बदलेगा? जमाना बदल रहा है, बदलेगा क्या, बदल रहा है और अच्छी बात है। मुझे तो लगता है शायद देर हो गई कहीं, पर आ गए हैं। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, आ गए हैं तो बहुत अच्छा। ग्रेट एक्सपीरियंस, और जैसे इन्होंने इतनी हेल्प की है, सारा हमें अंदर से भी दिखाया, कितना आर्ट कल्चर सब था देखने को। मतलब हमें देखना चाहिए आके। क्या कुछ खास लगा? खास इतिहास है पूरा, अगर जाके देखोगे आर्ट के थ्रू सब एक्सप्लेन किया हुआ है। रिजर्वेशन बिल जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ जी, कैसा लग रहा है महिला आरक्षण? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। अगर हमें राइट्स मिलते हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे लड़कियों को आई थिंक पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे कि मतलब जैसे हम भी एक छोटे गांव से आते हैं, तो लड़की को हमेशा यही बताया जाता है कि शादी कर देते हैं ना, शादी कर देते सेटल हो जाएगी। बट आई थिंक इसके बाद बहुत लोग इंडिपेंडेंट, अगर लड़की लड़के को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो बहुत चीज़ें बदल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन मैम। हम काफ़ी घूमे, हम अनुराग ठाकुर जी से मिलने आए थे और उनके साथ हम इधर उधर भी काफ़ी गए, काफ़ी सारे प्राइवेट एरियाज़ देखे। हम लोकसभा प्रोसीडिंग्स देखने गए और उसके बाद इनका आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर जो है, जहाँ पे पूरी कंट्री के आर्ट्स एंड कल्चरल रेफरेंसेस क्यूरेट करे हैं, वहाँ पे हम लोग गए। हमने उसकी पूरी सैर करी और बहुत ही अच्छा लगा। इस बार अगर बात करें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में और स्पेशल सेशन में महिला रिजर्वेशन नाम और ये ह्यूमन रिजर्वेशन बिल जो आया है, ये काफ़ी एक खूबसूरत मोमेंट है। इट्स अ लैंडमार्क मोमेंट इन हिस्ट्री, बिकॉज इस बिल का पास होने का मतलब है कि महिलाएं हर कहते हैं कि हर सेक्टर, हर मतलब how do I say, does this word, no, like women from all facets of life will get a chance to be a part of the legislative process, of the lawmaking process. So I think it is a great development. 33% reservation in the Lok Sabha, that will be amazing. तो कल संसद में पहुंची कंगना रनौत और ईशा गुप्ता ने कैसे महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर की, आपको ये भी सुनाते हैं। प्रायोरिटी रखते हुए, तो इससे उनकी सोच का पता चलता है, तो उनकी विचारधारा का पता चलता है। और आई थिंक देश जो है बहुत ही कामयाब हाथों में है, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना कि नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे लक्ष्मी वास करती हैं। तो आई थिंक यही एक प्रेरणा मिलती है आज के सेशन से। जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, पहल किसी ने भी की हो, जो लाया है
इंटेंशन दिखाई ज्यादा देती है इन चीजों से। इंटेंशन शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या थी, मगर अभी इंटेंशन ये है कि ये पास होके रहेगा और वही हम चाहते हैं। तो 27 साल के बाद संसद ऐतिहासिक फैसला ले रहा है। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं कार्यवाही देखने के लिए संसद पहुंच रही हैं। संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट आप देखिए। संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। उस वक्त आप संसद के बाहर महिलाओं की एक लंबी कतार देख सकते हैं। इस वक्त देखिए हर उम्र की महिलाएं, लड़कियां और अलग अलग पेशे के महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। उन सबसे बात भी करते हैं और आप देखिए कितनी लंबी कतारें जिन्हें अभी संसद भवन में प्रवेश कराया जा रहा है। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? हरवरा से। ये कहाँ पर है? हरवरा से। अच्छा, तो क्या करती हैं आप लोग? बीए कर रही हैं आप लोग? अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रही हैं? संसद भवन। और आज आपको पता है कि आज क्या हो रहा है? जी, वुमेन्स के लिए मीटिंग हो रही है। वुमेन्स के लिए मीटिंग हो रही है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हरवरा से। अच्छा, तो क्या करती हैं? बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर में। और आज का संसद में क्या हो रहा है? वुमेन्स मीटिंग हो रही है। वुमेन्स मीटिंग ही केवल नहीं हो रही है, वुमेन आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, जिसके बाद आपको जो है आप भी सांसद बन सकती हैं, ऐसा कानून बन रहा है जी, है ना? तो आप सब एक ही कॉलेज की हैं? यस सर। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ भी चलते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी, आप लोग कहाँ से आ रही हैं? कुराने अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? हाँ जी। अभी कहाँ जा रही हैं? अभी संसद भवन में जा रहे हैं। क्यों? मोदी जी आ रहे हैं, उनसे संबोधन करेंगे हमको। अच्छा, और संसद में अभी क्या चल रहा है आपको पता है? नहीं, हमें सत्र चल रही है। सत्र चल रहा है और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रही हैं? डीआरजी महाविद्यालय से। किस क्लास में पढ़ती हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर में। यस। आपको पता है कि आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है? यस। तो इससे क्या हो जाएगा? मोदी जी मुझे। अच्छा, आप में से कितने लोग एमपी बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। हैं? उठाइए। अब तो कानून बन जाएगा, फिर आप एमपी भी बन सकती हैं। हाँ, चलिए पहले पढ़ाई पूरी करिए, फिर एक मिनट, एक्सक्यूज मी। दूसरी तरफ आप लोग कहाँ से आ रही हैं? गौरवला से। क्या करती हैं? बीकॉम कर रही हूँ, सेकंड ईयर। बीकॉम कर रही हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ जा रही हैं? नए संसद में, पुराने संसद में? नए संसद में। और आप लोग देखेंगी महिला आरक्षण विधेयक पर जो चर्चा हो रही है। यस। हाँ, तो आपको क्या बताया गया, क्या हो रहा है नए संसद के भीतर इस वक्त? गर्ल्स के लिए बताया जाएगा, जो लेडीज हैं इनके लिए कुछ प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, तो आप लोग सब एक ही कॉलेज की हैं? और वहीं कुछ देर पहले विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला बोला। पीएम मोदी पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। अपमान के बाद भी प्रधानमंत्री ने सबकी बात को सुना। ये कोर्ट में हारे, जनता की कोर्ट में हारे, ये बातें स्मृति ईरानी की तरफ से कही गई महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान। तो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मात्र आज एक चुनावी मुद्दा है। उनसे कहना चाहती हूं, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आपने नरेंद्र मोदी जी पर कई आक्षेप किए। राष्ट्र के नवनिर्माण में, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो धारा 370 को हटाने की बात हो, हर विषय पर, जीएसटी पर भी न सिर्फ व्यवधान किया, बल्कि व्यवधान के बाद जब इस सदन ने उन कानूनों को पारित किया तो आप एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कोर्ट में चुनौती देते गए। कोर्ट में भी हारे, पीपल्स कोर्ट में भी हारे। इस